चला चले। आज हम बात करेंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कई बार देखिएगा पेपर में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो चाहे वो अपवाह वेग कहे या अनुगमन वेग कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ये तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लेकिन अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है तो क्लियर रहिए, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। चलिए, ये होता क्या है ये जानने के लिए हम थोड़ा सा एक कंडक्टर तार में देखते हैं धारा कैसे बह रहा है। वो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो अपवाह या अनुगमन वेग आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आप सभी को पता है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक, इस तार के ये अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। इस तार में अगर इस तरह ये तार है तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगा, बताइए? नहीं, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहे हैं, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, ऐसे कंडीशन में जब तार किसी विद्युत स्रोत यानी बैटरी से नहीं जुड़ा है तो इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, ऐसे मनमानी ढंग से ये गति करते हैं, जिसको जिधर मर्जी किया उधर गति किया, ठीक। अनियमित ढंग से ये गति कर रहे होते हैं, और अनियमित ढंग से जब गति करेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह जो होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। समझा गई बात? जब आप चालक तार लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन तभी भी गति कर रहे होते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए उसमें धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, शून्य। समझ आई बात? मान लो स्कूल खुल गया और लड़के सब आ गए क्लास में, गुरुजी है ये ना, तो कोनो बतियाई, कोनो पढ़ी, कोनो कुछ करी, कोनो कहीं लड़ाई करी, सब अनियमित हो जाएंगे, तो उस पूरे क्लास का रिजल्ट क्या आएगा, 0। उसी तरह से इस चालक तार में जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं वो सब अनियमित रूप से गतिशील हैं, इसलिए इस तार में धारा का प्रवाह क्या है, शून्य। लेकिन जैसे ही इस चालक तार को आप किसी बैटरी या किसी अन्य विद्युत स्रोत से आप अगर इसको जोड़ेंगे ना ऐसे, तो फिर इस चालक तार में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। मतलब क्लास में बच्चे अनियमित थे, गुरुजी आ गए, गुरुजी के आते ही सभी बच्चे एक निश्चित दिशा में हो गए और पढ़ाई शुरू हो गई, तो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये बैटरी जैसे आप जोड़ेंगे तार के दोनों सिरों पर, तो समझ लीजिए बैटरी उनकी गुरुजी हो गई, ठीक। जिसके वजह से ये जो अनियमित रूप से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, ठीक। एक निश्चित डायरेक्शन में ये मूव करने लगेंगे केवल बैटरी को जोड़ देने से। तो आखिर में सोचिए बैटरी की क्या कि सब एक निश्चित दिशा में हो गए। क्या बैटरी ने किया? गुरुजी क्लास में आए तो क्या कर दिए कि सभी बच्चे एक निश्चित दिशा में हो गए। इधर उधर जो घूम रहे थे, लड़ रहे थे, जो उधर देख रहा था, कोई बतिया रहा था, सब छोड़ के सब एक दिशा में हो गए। क्या कर दिया गुरुजी ने, वो चीज हमको समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जब बैटरी से आप इसको जोड़िएगा तो बैटरी करती क्या है, देखिए, तार के एक सिरे पर लो वोल्टेज और दूसरे सिरे पर हाई वोल्टेज कर देती है। जो बड़े वाले लाइन से जुड़ा है ना ये प्लस होता है, जो छोटा वाला लाइन से जुड़ा है निगेटिव होता है। तो जो प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ेगा वहाँ विभव पॉजिटिव होगा, जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वहाँ विभव निगेटिव होगा। तो जो विभव निगेटिव है वो लो वोल्टेज, जो पॉजिटिव है वो
हाई वोल्टेज हो जाता है। यानी ये बैटरी कर क्या रही है, तार के दोनों सिरों पर अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न कर देती है, एक पर हाई और एक पर लो। बैटरी का यही काम है और कोई काम नहीं है। जैसे ही बैटरी एक तरफ हाई और एक तरफ लो वोल्टेज उत्पन्न करेगी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर विभव दिया है तो वैद्युत क्षेत्र अधिक से कम विभव की ओर हो जाता है, मालूम है ना। तो यहाँ पर विभव ज्यादा है और यहाँ पर विभव, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा किधर होगी, अधिक विभव से कम विभव की। ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस तार के सिरों के बीच और ये इलेक्ट्रॉन उसी तार में है, तो आप सभी को पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी कोई आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में है तो वह वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाना शुरू कर देगा। ठीक, तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये सभी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या करता है, बल लगाने लगता है और उस बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। समझ में आ गई बात। बैटरी का काम क्या है, तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करना, एक सिरे पर हाई वोल्टेज और एक सिरे पे लो वोल्टेज। हाई और लो वोल्टेज होगा तभी दोनों के बीच में विभव का अंतर आएगा, यानी विभवांतर आएगा। और जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर होगी। ठीक, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है, बल। और उस बल के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति कर रहे थे, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, सब एक निश्चित दिशा में जाने लगेंगे। और जब सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जाएंगे तो धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी अब इस तार में धारा बहने लगेगा। अब इस तार को आप छुएंगे ना तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जब तक तार को आप बैटरी से नहीं जोड़े थे तो तार को आप टच कर रहे थे तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा था आपको। लेकिन जैसे ही बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें धारा बहने लगी, अब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगा। इलेक्ट्रॉन तभी थे, इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, इलेक्ट्रॉन तभी भी गति कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन अभी भी गति कर रहे हैं, लेकिन तब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे थे, इसलिए धारा का प्रवाह क्या था, शून्य था। अब बैटरी से जोड़ देने से ये सभी इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से गति करने लगे, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम इसके अनुगमन वेग को। ये जितना चीज हमने बताया है ना, इन सारी चीजों को एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, जब किसी चालक को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी उस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है, विभवांतर उत्पन्न कर देती है, जिससे
चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने यही कहा कि जब किसी भी चालक को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी उस चालक के दोनों सिरों के बीच क्या उत्पन्न करती है? विभवांतर। और इस विभवांतर से चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है? और विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे चालक में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक, अब ध्यान देना इस बात को। ये तो क्लियर है कि सभी निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और उसमें धारा बहने लगती है, लेकिन जब ये गति कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं उस सब के सब एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये टकराते हुए आगे बढ़ेंगे तो इनका जो वेग होगा वो क्या होगा? बदलेगा। मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, लड़ गए, तो या तो हमारा वेग अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, या हम जा रहे हैं पीछे से कोई हमसे लड़ गया तो भी हमारा वेग बदल जाएगा। तो ये जब गति कर रहे होते हैं निश्चित दिशा में तो एक दूसरे से लड़ते हुए टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण हर टक्कर में इनका वेग क्या होता है? बदल जाता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को निकाला जाए, अब निश्चित नहीं कर सकते ना कि उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, लड़ गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया, आगे गया फिर लड़ गया 1 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कौन सा वेग उसका वेग माना जाएगा? 1 या 3 या 2? अब क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे? उसका औसत वेग निकालेंगे। क्या करेंगे? औसत वेग निकालेंगे। और जो औसत वेग आता है उसी औसत वेग को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। उसी औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। समझ में आ गई बात? अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि अपवाह वेग क्या है या अनुगमन वेग क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में टकराते हुए गति करना शुरू कर देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग आएगा उसी औसत वेग को हम क्या कहेंगे? अपवाह वेग या अनुगमन वेग।
और इस अपवाह वेग और अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वी डी से। किससे? वी डी। वी और डी। डी मतलब ड्रिफ्ट, वी मीन्स वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग या अनुगमन। समझ में आ गई बात? तो इतना तो हमने बस इसलिए लिखा कि किसी चालक तार में धारा कैसे बहती है और क्यों बहती है। अब यहाँ पर डिफिनीशन हम लिखेंगे किसका? अपवाह वेग या अनुगमन वेग का। यहाँ पर उसका डिफिनीशन शुरू होगा, लिखेंगे जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे धीरे से प्रदर्शित करते। समझ आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाता है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग है क्या, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है, तो आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है, ये इतना का अर्थ समझने के लिए हमने इतना लिखा है। ठीक है, बैटरी से, इसमें सीधे देखिए लिखा होगा बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में टकराते हुए आगे बढ़ते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग अनुगमन वेग कहलाता है। लेकिन बैटरी से जोड़ने पर होता क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ तो सीधे हाँ, जब ये पूछेगा तो इतना ही लिखना है। लेकिन पहले सुनो, हमने कहा ना कि अगर आता अपवाह वेग या अनुगमन वेग है क्या, तो इतना लिखेंगे। ठीक, लेकिन इतने को लिख करके आप समझ नहीं पाइएगा। क्यों नहीं समझ पाइएगा? कि बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में टकराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो क्यों बैटरी से जोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि वो निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं? अगर कोई यही प्रश्न आपसे कह दे क्यों बैटरी क्या कर देती है, तो इसका अर्थ अगर जानना है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी उस चालक के दोनों सिरों के बीच क्या करता है? समझ आएगा? और उस विभवांतर से क्या उत्पन्न हो जाता है? और विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तब वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? उस पर बल लगाएगा और उस बल के कारण वो निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। नहीं, ये इसी में लिखा गया ना, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इतना आप लिखेंगे। समझ आ गई बात? अनुगमन वेग है क्या, इसका मान भी है, इसका सूत्र भी है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग होता है, मतलब जब बैटरी से आपने नहीं जोड़ा था तब भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, तो वो वेग जो है, जो बिना बैटरी के जोड़े जिस वेग से वो गति कर रहे थे,
उस वेग को हम इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कहते हैं, और उस ऊष्मीय वेग का मान होता है 10 पे 5 घात मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब उसका अनुगमन वेग या अपवाह वेग की बात करेंगे तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मान होता है 10 पे -4 घात मीटर प्रति सेकंड। ऊष्मीय वेग का मतलब ऐसा जो इलेक्ट्रॉन का खुद का वेग है, ये समझ लीजिए। जिस वेग से वो खुद चल रहे थे बिना बैटरी जोड़े। हमने पहले बोला ना कि जब बैटरी से आपने नहीं जोड़ा था तब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे अनियमित रूप से। तो जिस वेग से अनियमित रूप से गति कर रहे थे वह वेग उनका क्या है? ऊष्मीय वेग है। समझ आ गई बात? और उस ऊष्मीय वेग का मान होता है 10 पे 5 घात मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब बैटरी से आपने जोड़ दिया तो अब ये एक निश्चित दिशा में गति करने लगे और टकराते हुए आगे बढ़ने लगे। तो उनके हर टक्कर में उनका वेग बदलेगा, तो उनका जो औसत वेग आएगा उसको हम बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। और वह वेग जो है 10 पे -4 घात मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे मान लीजिए आ गया पेपर में कि अपवाह वेग होता है और मान दिया है 4, तो ध्यान रखिएगा 10 पे -4 घात मीटर प्रति सेकंड अपवाह वेग का मान होता है। ठीक है। कोई प्रश्न कर दिया किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग से। क्योंकि जब वो अनुगमन वेग और अपवाह वेग से गति करेंगे तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर इस वेग से वो गति नहीं कर रहे हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। कोई भी चालक, अगर ये चालक है इसमें धारा बह रही है, इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। अगर धारा नहीं बह रही है, हाँ, एक निश्चित वेग कहाँ लिखा है? एक निश्चित दिशा होगा। नहीं, हमने कहा बोला प्रश्न को समझिए। हमने कहा कि अगर किसी चालक में धारा बह रही है तो वो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस वेग से गति कर रहे हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग से। लेकिन अगर धारा नहीं बह रही है तब इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, तब भी गति कर रहे हैं, लेकिन वो ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं। और ऊष्मीय वेग से जब वो गति करते हैं ना तो अनियमित दिशाओं में गति करते हैं। समझ में आई बात? और जब अनियमित दिशाओं में गति करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0, यानी उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। तो अगर हम कोई तार का एक पीस ले लें, टुकड़ा ले लें और उस तार के उस टुकड़े को हाथ में पकड़े तो क्या करंट लगेगा? कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं कि रुके हैं? गति कर रहे हैं, रुके नहीं हैं। लेकिन वो ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं और अनियमित दिशाओं में गति कर रहे हैं, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित। लेकिन जब इसी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेंगे? अपवाह वेग या अनुगमन वेग से गति करने लगेंगे। और जब इस वेग से गति करेंगे तो एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझ में आ गया? तो अगर आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि चालक में धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं? अपवाह वेग या। और यदि चालक में धारा नहीं बह रही है या चालक किसी विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया है, ऐसे कंडीशन में क्या चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर होंगे या गति कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। किस वेग से? ऊष्मीय वेग से, अनियमित दिशाओं। समझ आ गई बात? अभी नहीं समझे? हाँ, अभी नहीं समझे? बोलिए। दोनों वही है भाई। हम कहा पहला दूसरा बोले थे? हमने बोला था कि ये तार है ना, तो हमने कहा था तार का ये वाला जो सिरा होता है ना वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ये तो अगर इसी तार को ऐसे घुमा दें तब भी तो ये भी तो वही होगा ना।
तार बेलनाकार है तो ये वाला हिस्सा अनुप्रस्थ काट हो जाता है और ये भी क्षेत्रफल है तो ये बेलनाकार क्षेत्रफल हो जाता है। समझ में आई बात? केवल हम पहले वाले सिरे की बात नहीं किए थे भाई, इसमें कौन पहला कौन दूसरा, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कौन पहला कौन दूसरा है? कभी नहीं कर पाओगे भाई। इसी तार को इधर घुमा दो तो वो पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखिए हमने कहा था ना कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण क्या लगता है? बल लगता है। यानी इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? और उस बल का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन E और वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? यही होता है ना, Q इंटू E। यहाँ पर आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो Q के जगह हम क्या लिख दिए? स्मॉल e, और कैपिटल E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या? विद्युत बल। और ये विद्युत बल किसके कारण लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के कारण। अगर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता ना तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर ये बल कार्य नहीं करता। ये विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, तो उस बल का मान कितना है? F इक्वल टू E इंटू कैपिटल, इतना बल लगेगा। ठीक, जब बल लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या होगा? बदलेगा। वेग क्या होगा? बदलेगा। और जब वेग बदलता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो देखिए न्यूटन का एक नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? M बराबर ma। न्यूटन ने यही कहा था कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन। मान लिया अब ऐसे जा रहे हो, ऐसे अब पीछे से कोनो आया ठोक दिया तो आपका वेग क्या होगा? बदल जाएगा, यानी आपके वेग में परिवर्तन हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। तो वही चीज न्यूटन ने भी किया और उसने ये फार्मूला दिया था F बराबर, तो इसमें M उस वस्तु का द्रव्यमान है और A त्वरण है। तो अगर हम त्वरण निकालें तो क्या लिखेंगे? F बाई M लिखेंगे ना। यहाँ पर वही त्वरण हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? F बाई M, जहाँ M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M क्या है? जहाँ M इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक, अब F का मान यहाँ निकाल चुके हैं, ये F का मान यहाँ रख दीजिए। तो त्वरण A बराबर होगा E बटा M। ठीक है, और ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है? Vd। देखिए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं तो उत्पन्न त्वरण। अब Vd वेग से जब ये गति करेंगे तब इसमें त्वरण कितना होगा? तो देखिए त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ये भी होता है, त्वरण का भी सूत्र है वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर ये Vd वेग से चल रहे हैं, ठीक, तो इनके वेग में जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव, और ये लगा
समय। ये टाउ क्या है? समय है। इस टाउ को हम श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां टाउ क्या है? श्रांति काल है। काल मीन्स समय। टाउ क्या है? श्रांति काल। श्रांति काल होता क्या है? तो देखिए यही पर हम लिख दे रहे हैं श्रांति काल का डिफिनीशन भी। अगर मान लीजिए इन केस आ गया कि श्रांति काल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में जा रहा होता है तो टकराता है, तो दो लगातार दो टक्कर जब मारेगा तो उनमें जो समय लगेगा वही समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। दो लगातार टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाएगा? यहां लिख दे रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमांगत दो टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाएगा? दिख रहा है जी? बोल का नहीं, यहां तक दिखा ना? लगा समय क्या कहलाएगा? श्रांति काल कहलाता है। ठीक है। अगर कोई पूछे श्रांति काल क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमांगत दो टक्करों के बीच लगा समय। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति कर रहे होते हैं निश्चित दिशा में, तो लगातार जब दो टक्कर मारेंगे तो उनके बीच का जो समय लगेगा वही समय उसका क्या है? तो वही ये टाउ है। ठीक, ये समीकरण हो गया। और ये एक समीकरण है फर्स्ट। ये भी त्वरण है। ये त्वरण आया बल के पद में और ये त्वरण आया वेग के पद में। ठीक, दोनों एक ही, ये भी इलेक्ट्रॉन का ही त्वरण है, ये भी इलेक्ट्रॉन का ही त्वरण है। देखिए, ठीक है ना? और ये भी इलेक्ट्रॉन का ही त्वरण है। तो समीकरण और एक और दो को अगर आप देखें तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, आप देखिए तो दोनों के वन साइड इक्वल है, स्मॉल ए है, तो दूसरा साइड क्या होगा? इसका मतलब ही डी बाई टाउ बराबर ई कैपिटल ई बटा एम। सही है। टाउ का इधर गुणा कर दीजिए तो भी डी बराबर हो जाएगा ई बटा एम इंटू टाउ। ये आ गया अनुगमन वेग का सूत्र, डी का मान आ गया। ठीक, अगर इस तार की लंबाई मान लीजिए यल है, ये जो तार हमने लिया, अगर इस तार की लंबाई क्या हो? यल हो, और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, यदि तार की लंबाई कितनी हो? एल, तथा सिरों के बीच, नहीं दिख रहा? दिखा? तथा सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो? भी वोल्ट हो तो अगर ये ऐसा हो रहा है कि तार की लंबाई एल हो और दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज कितना हो? भी वोल्ट हो, तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि E, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर E इंटू डी। पढ़े नहीं पढ़े? V बराबर E इंटू डी। यहाँ पर D के जगह क्या होगा? क्योंकि दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है और दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है? L, तो D के जगह क्या रख देंगे? L। तो E बराबर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ से E निकालें तो E बराबर क्या आएगा? V बटा L आएगा। ये E का मान यहाँ रख दे, जैसे E का मान यहाँ रखेंगे तो VD का मान आ जाएगा EV बटा ML इंटू टाउ। ये भी VD का मान आ गया। ठीक है,
ये हमने इसलिए इसको आगे प्रोसीड किया क्योंकि न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये कहाँ से ला दिए, तो ये बता दें कि तार की लंबाई अगर L हो और सिरों के बीच का विभवांतर भी दिया हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे बोल्ट अनुगमन वेग के लिए। ठीक है, तो ये आपका अनुगमन वेग था जो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।